सभी को गुड इवनिंग है। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम हर्ष और आज आप देख रहे हैं मिस्टर विनीत एलटीवी कैलकुलेटर चैनल। ये हमारे सर का चैनल है। इस पे सर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाते रहते हैं। उसी के साथ आज एक और वीडियो लाए जिसमें मैं आपको स्टॉक में फंडामेंटली कैसे एनालिसिस करते हैं उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा टेक्निकल के बारे में बताऊंगा और एक स्टॉक का आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कैसे हम लोग फंडामेंटली एनालाइज करते हैं स्टॉक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फंडामेंटल होता क्या है। व्हाट इज फंडामेंटल? फंडामेंटल मतलब कि कंपनी की जो अंदर से उसकी स्ट्रेंथ है, मतलब वो अंदर से कितनी मजबूत कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसको हम लोग अगर फंडामेंटल हमको पता है उस कंपनी के बारे में तो हम लोग फंडामेंटल उस कंपनी की स्ट्रेंथ, उसके अंदर से वो कितनी मजबूत है, कितनी अच्छी कंपनी है और आगे उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है उसको हम लोग जान सकते हैं। टेक्निकली से तो हम लोग सपोर्ट फाइंड कर सकते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस जान सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन हम लोग फंडामेंटल से उसकी फ्यूचर ग्रोथ जान सकते हैं कि आगे में वो कंपनी आगे चल के कितनी ऊपर जा सकती है, कितना नीचे हो सकती है, तो आगे चल के फ्यूचर में ये ग्रोथ करेगी भी कि नहीं करेगी, प्लस में रहेगी कि माइनस रहेगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी का हम लोग सबको पहले हमको पता होना चाहिए कंपनी ट्रस्टेबल है कि नहीं है। हमारा सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा कि कंपनी ट्रस्टेबल है कि नहीं है। कंपनी कितने साल से इस मार्केट के अंदर है, हमको ये बात पता होनी चाहिए। क्या पता आप किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट कर दें और वो कंपनी फ्रॉडेबल निकली तो खराब हो जाएगा। इसलिए हमको कंपनी जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी कंपनी होगी, उतनी बेहतर कंपनी होगी। क्योंकि एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, अगर पता चला आपने आप उसी बंदे को आप पैसा देना प्रेफर करेंगे जो बंदा पुराना है, जिसको आप भरोसा कर सकते हैं, इस पे जो आपको पैसा लौटा सके। क्या पता आप ऐसे किसी नए बंदे पे पैसा दे दिया, वो पता चला वो आपको पैसा लौटा ही नहीं पाया तो कहीं भाग गया लेकर, तो आपका फ्रॉड हो जाएगा, आपके साथ स्कैम हो जाएगा और आपका पैसा इसमें डूबने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद हमको कंपनी जिस सेक्टर की है उस सेक्टर में उसकी मोनोपोली है कि नहीं है, हमको ये बात पता होनी चाहिए। उसकी अगर मोनोपोली नहीं होगी तो हो सकता है कि आगे चलकर उसका फ्यूचर ग्रोथ ना अच्छा हो। इसलिए हमको हमेशा ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जिसकी उसके सेक्टर में उसकी मोनोपोली हो। और तीसरी बात हमको इसको पता होना चाहिए कि कंपनी का उसके बारे में ऐसी कोई न्यूज तो नहीं आ रही कंपनी की जिससे उस कंपनी पे इफेक्ट पड़े। पता चला आपने कोई इन्वेस्ट किया किसी में, बाइंग की नीचे से, और पता चला कोई ऐसी न्यूज आ गई जिससे वो कंपनी जो है नीचे की जगह क्रैश हो गई, कोई ऐसी न्यूज आ गई आपने ध्यान नहीं दिया, तो इससे भी आपको भारी भरकम लॉस होने की संभावना है। इसलिए हमको इसको भी पता लगा के रखना है कि कंपनी में ऐसी कोई न्यूज तो नहीं आ रही, इसलिए न्यूज पे भी हमको ध्यान देके रखना है। उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक ये है कि कंपनी की कैपिटलाइजेशन। हमको कैपिटलाइजेशन के बारे में पता रखना है कि कंपनी का कैपिटलाइजेशन क्या है। पहले हम लोग जान लेते हैं कैपिटलाइजेशन होता क्या है। कैपिटलाइजेशन मतलब कि कंपनी की टोटल वैल्यू, हम लोग कंपनी को कितने रुपए में खरीद सकते हैं, कैपिटलाइजेशन के अंदर आता है। कैपिटलाइजेशन में बेसिकली तीन फॉर्म में होते हैं। पहले होता है लार्ज कैप, दूसरा होता है मिड कैप, तीसरा होता है स्मॉल कैप। और पहले हम लोग जान लेते हैं स्मॉल कैप क्या होता है। स्मॉल कैप मतलब कि वो कंपनियां जो कंपनी का मैक्सिमम जो उनका कैपिटलाइजेशन है, उसकी जो वैल्यू है वो 200 करोड़ ही है, उससे ज्यादा उसकी कैपिटलाइजेशन नहीं है, 200 करोड़ के उसके नीचे है वो सब, तो होती हैं आती हैं सब स्मॉल कैप में। उसका स्मॉल कैप में 250 के अराउंड कंपनियां आती हैं। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि मिड कैप। मिड कैप में कौन कौन सी कंपनी आती है। मिड कैप मतलब कि जिस कंपनी की कैपिटलाइजेशन 200 करोड़ से प्लस है, 1000 करोड़ के नीचे है, वो कंपनियां आती हैं मिड कैप में। मिड कैप में कितनी कंपनियां हैं? मिड कैप में 150 के अराउंड कंपनियां हैं। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं लार्ज कैप। लार्ज कैप कौन सी होती है? लार्ज कैप मतलब जो कंपनी 1000 करोड़ के ऊपर है, मिनिमम का 1000 करोड़ है, उसके ऊपर वो सब कंपनियां वो सब आती हैं लार्ज कैप में। और लार्ज कैप की कंपनियां जो होती हैं वो मतलब काफी महंगी होती है कंपेयर के हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में। इसलिए लार्ज कैप होता है 1000 करोड़ के ऊपर, और इसके अंदर जो टॉप कंपनी होती है वो 100 कंपनी होती है। टॉप 100 कंपनी के अराउंड जो ये है वो लार्ज कैप में आती है। अब इसके बाद आगे हम लोग जान लेते हैं कि पी रेशियो क्या होता है। पहले पी रेशियो मतलब प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पहले हम लोग ये बात जान ले। पी रेशियो का फॉर्मूला शेयर प्राइस अपान में अर्निंग प्राइस, इससे हमारा पी रेशियो निकल जाएगा। पी रेशियो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, हमको पहले ही बात पता होनी चाहिए। पी रेशियो हमेशा कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना स्टॉक के लिए बेहतर है, उतना हमारे लिए स्टॉक अच्छा है, उससे मतलब उसका फ्यूचर ग्रोथ उतना अच्छा है। उसके बाद पी रेशियो को हमको कंपेरिजन कैसे करना है, हमको उसी सेक्टर के अंदर उसकी कंपेरिजन करनी है, ना कि अलग सेक्टर। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे पता चला आपने कोई बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक लिया, आपने उसकी कंपेरिजन फार्मा सेक्टर कर दी, तो ऐसे नहीं है, रॉन्ग है ये। हमको बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही जो स्टॉक है जैसे एचडीएफसी का हम कंपेयर कर सकते हैं, आईसीआईसी, केनरा बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, तो इन्हीं के बीच में हमको कंपेरिजन करना है, ना कि अदर किसी सेक्टर में जाके। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? इसके आगे अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर मिलेगा। उसके बाद उसके बाद हमको क्या जानना है उसके बाद कंपनी का हमको रिटर्न देखना है। कंपनी का 5 से 6 साल का रिटर्न कितना है उसका।
उसका रिटर्न पता चला अच्छा है नहीं, आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके 5-6 साल से वो रिटर्न दे ही नहीं रही, माइनस में कंपनी चल रही है, तो इसमें भी आपको लॉस होने की संभावना हो जाएगा। क्या पता इस साल भी माइनस में चली जाए, तो इससे भी आपको बड़े लॉस हो सकते हैं। इसलिए हमको अच्छे रिटर्न देने वाले कंपनी को ही सिलेक्ट करना चाहिए, ना कि खराब रिटर्न देने वाले। उसके बाद हमको जानना है आरओई। आरओई क्या होता है बेसिकली? आरओई मतलब उसका रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? मतलब कि जो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है पब्लिक के थ्रू, मतलब पब्लिक ने जो इन्वेस्टमेंट की है कंपनी पे, उससे कितना रिटर्न मिल रहा है, वो होती है आरओई। आरओई कितना होना चाहिए, पहले हमको ये बात जानना चाहिए। आरओई 15% के अराउंड या 15% ज्यादा होना चाहिए, तो आरओई अच्छी होती है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं आरओसीई। आरओसीई क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि कंपनी में जो उस कंपनी के मतलब जैसे कंपनी ने खुद जो इन्वेस्ट किया अपने स्टॉक पे, वो होती है आरओसीई। मतलब कि एक एग्जांपल जैसे रिलायंस है, रिलायंस में जो उन्होंने खुद इन्वेस्ट किया है रिलायंस पे, वो होता है आरओसीई। सॉरी, आरओसीई जो है जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा आरओसीई भी। मतलब कि आरओई आरओसीई जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू मतलब मार्केट की वो वैल्यू, अगर आगे चल के मार्केट की मान ली कोई स्टॉक है वो बंद हो गया, उसका मतलब वो ठप हो गया, तो हमको पर शेयर कितना रुपए मिलेगा, वो होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी बुक वैल्यू है 300 और आपका उसके अंदर 100 शेयर पड़ा है, तो आप अगर वो कंपनी मान लीजिए बंद होगी, तो कंपनी बंद होने के बाद आपको पर शेयर 300 रुपए मिलेगा, मतलब आपको 30,000 रुपए मिलेगा। तो बुक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा। बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बुक वैल्यू निकालते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो हमारा बुक वैल्यू निकल जाएगा। फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू मतलब मार्केट की ओरिजिनल वैल्यू को हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। उसके बाद हम लोग जान देते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड मतलब कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है, उससे जो उसके शेयर होल्डर मतलब जो उसमें है इन्वेस्टर, उनको जो उसमें से थोड़ा प्रॉफिट मिलता है वो होता है डिविडेंड। डिविडेंड इसको कहते हैं। इतनी बात आप सबको क्लियर है कि नहीं? अगर इसमें आपको कोई भी ऐसा डाउट हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप इसको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, इसका आपको आंसर मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं। किसी एक स्टॉक को मैं रैंडम उठा के उसका आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या पता जो चीज आपको मेरे बताने में ना समझ में आई हो उसको मैं दिखा दूं तो उसको ज्यादा समझ में आ जाए। पहले हम लोग जान लें हम लोग को क्या कौन कौन सी चीज पढ़े हैं, हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा कि कैपिटलाइजेशन क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कैपिटलाइजेशन हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े, अब हम लोग ये बात जान लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले कैपिटलाइजेशन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने उसका मोनोपोली होनी चाहिए कि उसकी मोनोपोली होनी चाहिए अपने सेक्टर में, हम लोग ये बात जानी। उसके बाद हम लोगों ने बात जानी कि मार्केट से रिलेटिव ऐसी कोई न्यूज नहीं आ रही जिससे उसको इफेक्ट डाल सकती है उस मार्केट पे। फिर हम लोगों ने चौथी बात ये डाली कि उसका प्रीवियस रिटर्न कितना है, वो भी हम ठीक ठाक होना चाहिए हमेशा, मतलब ना ही कम होना चाहिए और ना ही उसका मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हमेशा ज्यादा होना चाहिए प्रीवियस रिटर्न, तभी हमारे लिए अच्छा है वो स्टॉक, वरना हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पी रेशियो के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने आरओई के बारे में पढ़ा, आरओसी के बारे में पढ़ा, बुक वैल्यू के बारे में पढ़ा, उसके बाद फेस वैल्यू के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने एक और टॉपिक पढ़ा डिविडेंड रेशियो। तो हम लोग एक स्टॉक के थ्रू हम लोग उसका एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है आपको जो चीज मेरे बताने पर समझ पाई हो वो मैं स्टॉक के थ्रू बताऊं तो आपको समझ में आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने स्टॉक लिया है एचडीएफसी, तो एचडीएफसी का पहले हम लोग देख लेते हैं इसका स्पॉट प्राइस, मतलब सीएमपी कितना चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस, मतलब कि वो इस समय कहाँ चल रहा है, कहाँ पर वो ट्रेड कर रहा है, 919 पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद हम लोग उसका मार्केट कैप देख लेते हैं, मतलब कैपिटलाइजेशन कैप का मतलब होता है, तो ये चला है 14,13 करोड़ के अराउंड चल रहा है इसका कैपिटलाइजेशन, मतलब ये भी ठीक है, बढ़िया है ये। मैंने क्या बोला था 1,000 करोड़ के ऊपर रहना चाहिए, तो 14 लाख करोड़ है, बहुत है ये। उसके बाद हम लोग इसका पी रेशियो देख सकते हैं, पी रेशियो भी जो इसका 19 है, 19 मतलब ये भी ठीक है। उसके बाद आरओसी देख सकते हैं, आरओसी मतलब इस कंपनी की जो खुद की इन्वेस्टमेंट है इस स्टॉक पे वो कितनी है, वो भी ठीक है, 7.5% का रिटर्न मिल रहा है इस कंपनी से खुद से। उसके बाद हम लोग इसका बुक वैल्यू देख सकते हैं, बुक वैल्यू मतलब 364 है। बुक वैल्यू मतलब वो मैंने आपको बताया था कि एक पर शेयर आपको कितना रुपए मिलेगा, ये होती है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू भी सही है ये। अगर किसी भी थ्रू मतलब किसी कंडीशन में ये कंपनी बंद हो गई या ठप हो गई तो आपको पर शेयर 364 रुपए मिलेगा। आपके जितने शेयर होंगे उससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बंद होने के बाद भी आपको इससे कितना रुपए मिलेगा। उसके बाद हम लोग आरओई जान लेते हैं, आरओई कितना है। आरओई मतलब जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी पे, जो आप लोगों की हम लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी पे वो कितनी है, वो 14.4 है। इसका मतलब इतना रिटर्न मिल रहा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट से, तो ये भी ठीक है। मैंने क्या बोला था 15 के अराउंड होना चाहिए, 14.4 है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका हाई लो, ये तो मान लीजिए टेक्निकली हो गया, तब भी एक बार देख लेते हैं। इसका हाई है 1020, लो है 818। उसके बाद है डिविडेंड, मैंने जो क्या बताया था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उससे जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिल रहा है कुछ, उसमें से थोड़ा जो कुछ प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना है, वो 1.20 के अराउंड है।
अगर आपको एक स्टेबल और एक अच्छा स्टॉक चाहिए तो आपको हमेशा डिविडेंड रेशियो 2 से 4 के बीच में रहना चाहिए, वो स्टॉक अच्छे होते हैं मतलब और स्टॉक के कंपैरिजन। और हमको मतलब इतना कुछ ही देख के नहीं हमको आपको ट्रेड करना, आपको अपने आरए से भी एक बार सलाह ले लेनी है। आपकी जो पर्सनल एनालिसिस है, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस जो उसको भी आप उसमें ऐड करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारी फेस वैल्यू भी ठीक है, 1 रुपए है, सही है ये। इतनी बात हो गई। आपको इसमें अगर इसमें कोई भी जैसा डाउट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इतनी बात होगी हमारी फंडामेंटल पे, हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं टेक्निकल पे भी। टेक्निकल पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं लेकिन मैं टेक्निकल जो है ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारी जो क्लास है ये फंडामेंटल से रिलेटिव थी, इसलिए टेक्निकल जो है मैं थोड़ा ही बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। टेक्निकल तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विनय सर की कुछ थ्योरी है जिससे हम आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो सब पहली थ्योरी है सर की COA 1.0, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। इसमें सर के 9 सिनेरियोज हैं। उसमें जो है सर के जो 9 सिनेरियोज में आपको उसको सीखना पड़ेगा। सर के चैनल पे, सर के विनीत सर के चैनल पे वीडियो पड़ी हुई पुरानी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अगर उसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हैं। आने वाले आगे समय पे आपको इसकी भी वीडियो मिल जाएगी। उसके साथ हम दूसरी थ्योरी है सर की आईडीडी ब्लास्ट। आईडीडी ब्लास्ट में कुछ ऐसे रूल हैं जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सर के चैनल पे वो भी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अगर उसमें ऐसा कोई डाउट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको भी पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। और उसके बाद तीसरी वीडियो है सर की मतलब थ्योरी है सर की आईडीडी स्विंग। आईडीडी स्विंग और आईडीडी स्विंग जो है हम लोग इसको पोजिशनल में करते हैं। पहली बात तो ये इंट्राडे में नहीं होती है। और COA 1.0 और आईडीडी ब्लास्ट हम लोग इसको इंट्राडे में करते हैं और स्टॉक्स के लिए है। और COA 1.0 हम लोग स्टॉक और इंडेक्स दोनों के लिए है। और लेकिन मैं इस समय स्टॉक की क्लास ले रहा हूँ इसलिए मैं आपको स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है इंट्राडे में तो आप COA 1.0 से भी कर सकते हैं, आईडीडी ब्लास्ट से भी कर सकते हैं। अब आईडीडी स्विंग क्या है? आईडीडी स्विंग मतलब ये हम लोग इसको इंट्राडे में नहीं करते हैं, ये हमारी पोजिशनल के लिए होती है। और इसमें सर के कुछ रूल है जैसे वाई टू वाई का, उसमें सब पोजिशन होता है। तो अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता है तो आगे चल के इसकी भी क्लास मतलब इसकी भी वीडियो बन के आपको मिलेगी, या तो आप सर के चैनल पे पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत है तो आप इसको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को नया तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।